आज हमारे साथ मौजूद हैं समर्पण सागर जी महाराज, जिनसे हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कुछ चर्चाएं करने वाले हैं और महावीर जयंती के शुभ अवसर पर आज हमारे साथ में स्वागत है आपका महाराज जी। महावीर जयंती के इस पावन पर्व पर आप कुछ अलग और अनोखा करने वाले, तो आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ वो अनोखा है, क्या कुछ वो अलग है जिन अभी आपने उस बारे में बताया भी है। देखिए, हम महावीर जयंती के अवसर पर जो विशेष रूप से करने जा रहे हैं इस वर्ष, प्रतिवर्ष तो महावीर जयंती मनाते हैं, परंतु इस बार हमने देश की हालत को देखते हुए जिस तरह से विदेशी आक्रमण, आतंकवादियों की घटनाओं को हमारे मद्देनज़र हमारे भारत देश ने इसको सहा है, और इसको देखते हुए हमारा ये प्रयास है कि हम जन जन तक, जिस तरह से अभी वर्तमान में आप देख रहे चुनाव चल रहे हैं और चुनाव के साथ में मतदाताओं को जागरूक करने का एक विशेष अभियान चला रहे हैं, उस तरह से हमारी भारतवर्ष की जैन समाज। स्वामी जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आपने कहा है कि जिस तरह से भारत के ऊपर आक्रमण किया गया है, लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, कांग्रेस को हम अगर लें तो वो बीजेपी सरकार के इस कारनामे को दता बता रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना? देखिए, क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना चिंतन है, और अपने अपने पार्टी अपने अपने पक्ष विपक्ष को देखते हुए ये सब इस तरह से बोलते रहते हैं। इनका कोई इस तरह का वजूद नहीं है, हम उस बात को नकारा नहीं जा सकता। जो बात हमारे देश में घट रही है या जो आतंकवादी घटनाएं निरंतर हमारे मध्य हो रही है, और उसको रोकने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होने की आवश्यकता है। और जो हमारे भगवान महावीर के सिद्धांत, महापुरुषों के जो सिद्धांत है, चाहे राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, उनके जो सिद्धांत, उन सिद्धांतों को हमें जन जन तक पहुंचाना होगा। और जो हमारे भीतर ही कुछ लोग इस तरह के बैठे हुए हैं जो इन सब चीज़ों को नकारते भी है, उन लोगों को हमें जागरूक करने की आवश्यकता है। जिस तरह से हमें चुनाव के लिए जागरूक कर रहे हैं, उस तरह से जन जन को हम देश के प्रति और देश में होने वाले प्रत्येक कार्य के प्रति जागरूक यदि करेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि ऐसे जो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, पक्ष विपक्ष में बैठने के बाद जो सत्ता पक्ष में होता है वो विपक्ष की बुराई करता है, विपक्ष जब होता है वो सत्ता पक्ष की बुराई करता है। हम सामाजिक दृष्टि से अगर देखें कि भारत में अगर राजनीतिक रूप से भी अगर हम देखें, क्या बदलाव की किरणें कुछ नज़र आ रही हैं? जैसे कि आप तो हमेशा कड़वे प्रवचनों के माध्यम से भी जाने जाते हैं। देखिए, क्या है, बदलाव की किरणें जो है वह निश्चित रूप से हमें दिखाई भी दे रही है, लेकिन उसमें आवश्यकता है कि हम सिद्धांतों से कभी समझौता ना करें। लेकिन वर्तमान में जो पार्टियां जो सिद्धांतों के साथ समझौता कर रही है, और जो आज तक विपक्ष के साथ बैठे थे, आज वो उनकी बुराई कर रहे थे, कल उन्हीं को हम अपने साथ एक्सेप्ट करके उन सिद्धांतों से जो समझौता हो रहा है, और जो सिद्धांतवादी लोग हैं उनको जो उनकी उपेक्षा जो की जा रही है, वो थोड़ा दुख का विषय है। आपने कहा है कि देश के अंदर बहुत सारी रचनात्मक देखा जा रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड राजधानी है, पलायन का भी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन नशे का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि उत्तराखंड में जन्म भी ले चुका है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसको लेकर अभी क्या करने वाले हैं? देखिए, इसके ऊपर कार्य भी चल रहा है, हम जन जन तक जागरूक करने का प्रयास भी कर रहे हैं। पलायन का जो मुद्दा है, मैंने कई बार प्रदेशों के मुख्यमंत्री जब मेरे सन्निकट आए, जहाँ भी आए, इससे पूर्व भी जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड में रहे, चाहे वो माननीय हरीश रावत जी हो, निशंक जी हो, उनका भी कई बार आया। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हुए हो, या अनेक स्थानों पर मुख्यमंत्रियों का आवागमन निरंतर होता है या अधिकारियों का आवागमन होता है। मैंने उनसे एक बात कही है, या विशेष रूप से मैंने महाराष्ट्र में एक बात कहा था कि भाई आप लोग जो स्मार्ट सिटी की योजनाएँ बना रहे, और भाजपा सरकार ने विशेष रूप से स्मार्ट सिटी की योजना बनाई, तो मैंने उनसे कहा कि आप स्मार्ट सिटी की बजाय स्मार्ट गांव बनाएं, गांवों का विकास करें। जो आप बड़े बड़े शहरों में इंडस्ट्री से लेकर स्कूल कॉलेजों से लेकर अनेक मूलभूत सुविधा जो शहरों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, मैं समझता हूं कि प्रत्येक तालुका प्लेस में, प्रत्येक जिले के प्लेस में एक एक मेडिकल कॉलेज, एक एक बड़ा बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज, एक एक IIT, एक एक बड़े बड़े इस तरह के गाँव देहातों से जोड़कर यदि इस कामों को किया जाए तो शायद ये पलायन मुद्दा समाप्त तो हो सकता है। क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में अनेक ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों से लोगों को वहाँ पर रोजगार और अच्छी शिक्षा जरूर उपलब्ध हो जाए। स्वामी जी, आपने एक बात कही थी कि महावीर जयंती के शुभ अवसर को लेकर अभी कोटा की तर्ज पर हम यहाँ पर भी IAS एकेडमी या IPS एकेडमी, बहुत सारे ऐसे जो संगठन हैं या बहुत सारे ऐसे कुछ अस्पताल हैं या एजुकेशन को लेकर कुछ भी मुद्दे हों, अभी यहाँ पर आप खोलने वाले हैं। हाँ, देखिए, अभी हमारे उस विषय में प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए हमने इसी जैन धर्मशाला में पिछले दिनों अस्पताल का भी नवीनीकरण करके उसका शुरुआत करी है। उसके बाद अनेक स्थानों पर हमारे चिकित्सालय शुरू हुए हैं। स्कूल कॉलेजों के माध्यम से हम लोग बच्चों को जितनी कम से कम, अभी उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में भी एक स्कूल का निर्माण हुआ, उसमें हमने कम से कम फीस में बच्चों को शिक्षा देना प्रारंभ किया है। या हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये बच्चा गरीब है
या इनके पारिवारिक स्थिति इस तरह से नहीं है, चाहे उसको शिक्षा के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो, तो अनेक रूप से हम गुप्त रूप से मदद करते हैं। कन्यादान के विषय में हो, जैन मिलन के माध्यम से, अनेक महासमिति के माध्यम से अनेक कार्य इस तरह से होते हैं जिन कार्यों को हम मंचों से या मीडिया के माध्यम से नहीं कहना चाहते, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी गंभीरता समाप्त हो जाती है। स्वामी जी, एक सवाल मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे कि अगर समाज की वर्तमान स्थिति देखें तो बहुत ही बदल रही है, चाहे वो खान पान का मुद्दा हो जिससे लोगों में अनेक बीमारियां हो रही है। आप तो उन चीज़ों को लेकर बहुत सारे रचनात्मक कार्य करते रहते हैं, क्या अभी भी कुछ इस चीज़ में आप बदलाव लाने का काम करें? क्योंकि दवाइयों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा खान पान में बढ़ रहा है, जिससे कि व्यक्तिगत जो जीवन है वो बहुत ही नरक में घुस रहा है। देखिए, उसके लिए विशेष करके हम लोग तो समाज के प्रत्येक वर्ग को जागृत करते हैं, क्योंकि हम लोग भी शुद्ध भोजन का पान करते हैं, इसलिए हम उस तरह से जागृत करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें विशेष रूप से जो योगदान दे सकते हैं वो योगदान दे सकती है सरकार, क्योंकि मैंने कई बार स्वास्थ्य चिकित्सा कैंपों में भी इस बात का डॉक्टरों को आह्वान किया। मैं मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों से इस बात का आह्वान करता हूँ कि आप कुछ करें न करें, लेकिन स्वास्थ्य, मेडिकल, मेडिसिन और फूड, इन दोनों में कभी कंप्रोमाइज़ न करें। और उसके लिए भारत सरकारों को जो ये विशेष रूप से जितनी भी ये फूड इंडस्ट्रीज़ है या मेडिकल इंडस्ट्री जितनी भी है मेडिसिन से फार्मेसी संबंधित, उसके लिए सख्ती का कदम उठाना चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी क्यों न हो, क्योंकि वो मनुष्य के जीवन पर। अभी मेरे पास एक बाहर से, यूरोप से एक परिवार आया, उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले हमारे यहाँ महाराज जी अभी पिछले दिनों लोगों ने गवर्नमेंट पर केस कर दिया। मैंने उनसे पूछा किस बात पर केस किया, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैंने कहा भाई टेम्परेचर बढ़ गया, इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बोले उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने वहाँ पर सख्ती के साथ में पॉल्यूशन पर ध्यान नहीं दिया, पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, जल पर ध्यान नहीं दिया, उस कारण से बढ़ा है। तो इसी तरह से जरा यदि सरकारें हमारी निष्पक्ष रूप से और बिना किसी को ऑब्लाइज करे, यदि इन शिक्षाओं पर, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे तो निश्चित रूप से संभव है। छोटा सा सवाल हो रहा है, अभी परसों मतदान कंप्लीट हो चुका है, अगर मतदान की हम बात करें कि बहुत ही कम मतदान इस बार हुआ है, क्या कारण रहा होगा कि मतदान कम हुआ है? दरअसल उसका कारण एक ही, मैं जहाँ तक मेरा चिंतन कहता है या मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने पिछले दिनों से, मैं आपको बताऊँ कि मैंने मीडिया में अखबार देखना या ये पढ़ना या सोशल मीडिया को देखना मैंने बहुत कम कर दिया, जिसका कारण सिर्फ मुझे दिख रहा है कि जो वर्तमान में सिद्धांत के साथ में जो चुनाव लड़े जाते थे, वो सिद्धांत के साथ चुनाव छोड़कर जो झूठ के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं और सिर्फ मीडिया में प्रचार प्रसार कर करके लोगों को गुमराह करके ये सब काम हो रहे हैं। इधर की उधर सोशल मीडिया के माध्यम से गलत फोटो का इस्तेमाल करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना, ऐसे विसंवाद उत्पन्न करना कि जिससे आपस में वैमनस्यता फैले, इससे आदमी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इन बातों से उब तो चुका है। धन्यवाद महाराज जी। आज हमारे साथ मौजूद थे समर्पण सागर महाराज जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमसे चर्चा की और उन्होंने समाज की वर्तमान दृष्टि पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की। कैमरा पर्सन आंसू के साथ हितेश त्यागी ने, देहरादून।